नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। इंडिया जस्टिस से रिपोर्ट जारी, कर्नाटक को मिली पहली रैंक। यूपी में जेलों की हालत बेहद खराब। सूडान को लेकर यूएन ने जताई चिंता, दारफुर में मरे 300 सिविलियंस। अकाल का सामना करने वाला दुनिया का इकलौता देश है सूडान। और आईएमडी ने की भारत के मौसम को लेकर भविष्यवाणी, सामान्य से ज्यादा होगी बारिश, नहीं बनेगी अल नीनो की स्थिति। दोस्तों, न्यूज एट 9 में खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सब्सक्राइबर्स एक टेक्निकल शब्द है। मेरे लिए आप सब इस चैनल के परिवार का हिस्सा हैं। चैनल में शुरुआत से जुड़े लोग और हाल ही में जुड़े नए फैमिली मेंबर सभी का स्वागत है। मेरे लिए ये मोमेंट बहुत इमोशनल है। मैं बताना चाहूंगा कि करीब 2.5-3 साल पहले जब स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल हमने शुरू किया था तो मन में बस एक ही मिशन था कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान हिंदी भाषा किसी स्टूडेंट के लिए बाधा न बने। हिंदी पट्टी के लोग सिर्फ इसलिए इस तैयारी में पीछे न हट जाएं क्योंकि हिंदी भाषा में अच्छा कंटेंट नहीं है। आज जब 3 साल से कम वक्त में चैनल पर 20 लाख लोग जुड़े तो ये मिशन सफल होता दिख रहा है। 20 लाख का आंकड़ा हमारे लिए महज एक संख्या भर नहीं है, ये आपके अटूट भरोसे और समर्थन का प्रतीक है जो हमें हर दिन प्रेरित करता है, हमारी टीम को प्रेरित करता है। स्टडी IQ IAS हिंदी में आपने जो प्यार दिया, हौसला और भरोसा दिखाया, उसके लिए हम सब आपके दिल से आभारी हैं। हम वादा करते हैं कि हम इसी जुनून, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ हाई क्वालिटी वाला कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी सफलता में सहयोगी बन पाना ही हमारे चैनल का लक्ष्य है। 20 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया टीम के साथ। स्क्रीन पर आप इस सेलिब्रेशन के सीन्स देख पा रहे होंगे। इस दौरान मेरे साथ मेरी पूरी टीम मौजूद है। सेलिब्रेशन का वीडियो हमने चैनल पर लाइव भी किया जिससे आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकें। पूरी स्टडी IQ IAS हिंदी टीम की ओर से एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद। यह सफर आपका था, आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। केक काटते हैं। ठीक है सर, चलिए आप आगे चलिए। तो फिर आप सब लोग तैयार हो जाइए। वर्चुअल केक लेकिन वर्चुअल केक भेज दीजिए। चलिए भाई, हाथ पकड़िए सारे लोग। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। आप लोग भी क्लैपिंग कर सकते हैं और क्लैपिंग का इमोजी होता है भाई, वहां से भी क्लैपिंग का इमोजी आप भेज सकते हैं। जितने लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 2 मिलियन का सफ़र है, ये बिना आपके सहयोग के तो हरगिज संभव नहीं था। तो इसके सबसे बड़े भागीदार तो आप लोग हैं। ये टीम जो भी काम कर रही है उसमें आप लोग की वजह से ये 2 मिलियन तक का सफ़र शुरू हुआ है। और विरद ने जैसा कहा, बिल्कुल सही बात कही कि जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमारा जो लक्ष्य था वो यही था कि हिंदी माध्यम में बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लोग लेकर आएँ और आप सब तक पहुंचाएं। और फाइनली हमने जो डेडिकेशन के साथ काम किया है, हमारी टीम ने काम किया है। दरअसल ये कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये टीम ज़रूर मैंने लीड की है, लेकिन सच बात यह है कि बिना टीम के किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं की जा सकती और फाइनली हमारी टीम ने वो कर दिखाया है। मैं अगर एक आंकड़े से बात करूंगा विरद, तो लास्ट 365 दिनों में हमारी जो पूरी स्टडी IQ IAS हिंदी की व्यूअरशिप है, जनरली ये डेटा तो कभी शेयर होता नहीं, लेकिन वो 35 करोड़ की व्यूअरशिप है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जुड़ने के लिए चैनल से। और जो भी हमारे अध्यापक टीचर्स कोशिश करते हैं आपको समझाने की या ज्ञान देने की, उसके लिए जुड़ने के लिए टीम का बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने लगे रहे इस मिशन की तरफ और इस नंबर को अचीव करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ध्येय है हमारा, जो विजन है वो बड़ा क्लियर है कि इवेंचुअली सारे बच्चे पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो एक एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ासतौर से हिंदी माध्यम वाले, उनके लिए हम स्पेशल हर तरीके से करना चाहते हैं। और सभी को ऑल द बेस्ट, आप सब अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें।
चलिए अब खबरों की तरफ रुख करें। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में राज्यों की परफॉर्मेंस को 4 क्षेत्रों पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स यानी जेल और लीगल एड यानी विधिक सहायता में परखा जाता है। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा कई सिविल सोसाइटीज की मदद से तैयार किया जाता है। रिपोर्ट को तैयार करने में दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, टिस, प्रयास, कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव शामिल है। 4 क्षेत्र पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स, जेल और लीगल एड यानी विधिक सहायता के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई है। इनमें बड़े और मध्यम राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक को पहला स्थान हासिल हुआ है, वहीं छोटे राज्यों में सिक्किम को पहले स्थान पर जगह मिली है। IJR 2025 के मुताबिक भारत की 20,30,000 पर्सनल्स वाली पुलिस फोर्स में सीनियर पोजीशंस पर महिलाओं की संख्या 1,000 से भी कम है। वहीं जेलों की स्थिति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा जेलें उत्तर प्रदेश में ओवरक्राउडेड हैं। यूपी की हर 3 में से 1 जेल में कैपेसिटी से 250% ज्यादा कैदियों को रखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली की जेलों में बंद 91% कैदी अंडर ट्रायल्स हैं। तमिलनाडु जेलों के प्रबंधन के मामले में टॉप पर है। तमिलनाडु ने जेलों के रखरखाव के लिए बजट आवंटन में भी वृद्धि की है। साथ ही बजट का 100% उपयोग भी हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु में जेलों में कर्मचारियों के रिक्त पद देश भर में सबसे कम है। साथ ही प्रति अधिकारी 22 कैदियों का आंकड़ा अधिकारियों पर वर्कलोड के लिहाज से भी अच्छा है। वहीं विधिक सहायता के मामले में तमिलनाडु ने खराब प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिहार में है। वहीं बिहार के जिला न्यायालयों में 71% मामले 3 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश के 17% पुलिस स्टेशन में एक सिंगल CCTV कैमरा नहीं है। वहीं हर 10 में से 3 पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क नहीं है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग विधिक सहायता के आंकड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सहायता के लिए सालाना किया जाने वाला खर्च प्रति इकाई मात्र 6 रुपए है। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं जो अपने सालाना खर्च का 1% से ज्यादा जुडिशरी पर खर्च करता हो। भारत में 837 लोगों पर एक पुलिस पर्सनल मौजूद है। राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस पर कैपिटा 1275 रुपए खर्च होते हैं। जस्टिस रिपोर्ट के चारों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खर्च पुलिस पर ही किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने 2023 में राज्य के स्तर पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया, लेकिन अभी तक इसकी वेबसाइट तक मौजूद नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के मुताबिक सूडान के विवादग्रस्त क्षेत्र दारफुर में बीते 2 दिनों में 300 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। दारफुर सूडान के पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है। बीते 2 दिनों में पैरामिलिट्री रैपिड फोर्सेज ने दारफुर में लगे उन कैंप्स पर हमला किया जहां अकाल के चलते विस्थापित लोगों को रखा गया है। देखिए, सूडान में 15 अप्रैल 2023 को पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेज के बीच राजधानी खार्तूम में एक विवाद हुआ। फिर यह विवाद दारफुर समेत कई क्षेत्रों में फैल गया। यूएन के मुताबिक बीते 2 सालों में इसके चलते सूडान में 24,000 लोगों की मौत हुई है। हालांकि एक्टिविस्ट दावा करते हैं कि यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। हालिया अटैक की वजह सूडान की मिलिट्री द्वारा बीते महीने राजधानी खार्तूम पर वापस से नियंत्रण हासिल कर लेना है, जिसे एक तरह से मिलिट्री की आंशिक जीत के तौर पर देखा जा रहा था। यूएन के मुताबिक सूडान के इस विवाद ने दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट और सबसे खराब विस्थापन संकट खड़ा किया है। इसके चलते सूडान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो अकाल से जूझ रहा है। आपको बता दें कि सूडान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित देश है। सूडान अपनी सीमा लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया तथा इथोपिया से साझा करता है। इसकी तटरेखा रेड सी यानी लाल सागर से भी लगती है, जिसके चलते इसके पास हिंद महासागर और स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर दोनों तक पहुंच है। रेड सी हिंद महासागर का एक इनलेट या एक्सटेंशन है जो कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। रेड सी के उत्तरी हिस्से को सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज में बांटता है। स्वेज नहर के जरिए यह भूमध्य सागर से जुड़ता है। रेड सी दुनिया का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। 2011 से पहले सूडान अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन 2011 में यह देश 2 भागों में बंट गया, सूडान और साउथ सूडान। वर्तमान में सूडान अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका।
तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हाल ही में सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 4 गिरफ्तारियां की हैं। ये गिरफ्तारियां ऑपरेशन चक्र 5 के तहत की गई हैं। देश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को काउंटर करने के लिए सीबीआई ऑपरेशन चक्र चला रही है। हालिया गिरफ्तारी इसी ऑपरेशन के 5वें चरण के दौरान की गई। देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक तरह की ऑनलाइन ठगी है। इसमें स्कैमर्स खुद को सरकारी ऑफिसर दिखाकर लोगों से कांटेक्ट करते हैं, खासतौर पर वीडियो कॉल के जरिए, और उनके किसी नकली क्राइम में शामिल होने का दावा करते हैं। वे पीड़ितों को धमकाते हैं कि यदि उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, नकली सरकारी अधिकारियों का साथ नहीं दिया, तो उन्हें भारी जुर्माना और लंबी कैद होगी। इसमें पीड़ित व्यक्ति को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसा कोई बड़ा अपराध किया है। पीड़ित के इस जाल में फंसने के बाद उनसे कहा जाता है कि अगर वे गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो मोटी रकम ट्रांसफर करिए। पुलिस या गिरफ्तारी से बचने के लिए पीड़ित पैसे ट्रांसफर करते हैं। कई बार पैसों के बजाय उनके अकाउंट डिटेल्स या अन्य पर्सनल जानकारी साझा करने के लिए कहा जाता है। फ्रॉड करने वाले पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई के अधिकारी, यहां तक कि जज बनकर भी लोगों को डराते और धमकाते हैं। वीडियो कॉल पर वे संबंधित एजेंसीज की ड्रेस में दिखते हैं, जिससे पीड़ित आसानी से भरोसा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को मन की बात प्रोग्राम में उठाया था। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ नहीं करती, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप्स भी शेयर किए थे। इसमें उन्होंने रुको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र दिया था। पहला स्टेप है रुको, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को सबसे पहले रुकना चाहिए और व्यक्तिगत जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरा स्टेप है सोचो, जहां लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी कभी नहीं देती और वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ करके पैसों की मांग नहीं करती। वहीं तीसरा स्टेप है एक्शन लो। लोगों को ऐसे फ्रॉड करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन भी लेना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप साइबर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी है जिससे दूसरे लोग सचेत हो सके, साथ ही सरकार इन स्कैमर्स पर नकेल कस सके। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने भारत में मानसून को लेकर भविष्यवाणी की है। आईएमडी के मुताबिक भारत में बारिश सामान्य से ज्यादा दर्ज की जाएगी। साथ ही अल नीनो को लेकर कहा गया है कि इस बार भारतीय उपमहाद्वीप में अल नीनो की स्थिति नहीं बनेगी। ध्यान रहे कि यह सिर्फ प्रेडिक्शन है। अल नीनो पेरू और इक्वाडोर के तट पर चलने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है। सामान्यतः इस इलाके में ठंडी समुद्री जलधाराएं बहती हैं, लेकिन अल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। यह तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ता है। अल नीनो एक चक्रीय घटना है, मतलब ये एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होते रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ जुड़ी है। दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में उतार चढ़ाव को कहते हैं। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अल नीनो के कारण तटीय समुद्री जल गर्म हो जाता है, तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक इसी घटना को अल नीनो दक्षिणी दोलन या फिर एनसो के रूप में परिभाषित करते हैं। अल नीनो का भारत सहित दुनिया भर में प्रभाव पड़ता है। यह समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की तीव्रता और गति, तटीय मत्स्य पालन की स्थिति को भी प्रभावित करता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में अल नीनो के कारण बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ जाती है और जंगल में आग भी लग जाती है। भारतीय मानसून पर भी अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के मजबूत होने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है और भारत में कम बारिश होती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसून भारतीय कृषि के लिए बेहद जरूरी फैक्टर है। भारत की तकरीबन 42.3% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहीं कृषि भारत की जीडीपी में 18.2% का योगदान देती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है सीसीटीवी। सीसीटीवी का मतलब है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसे आमतौर पर वीडियो निगरानी या वीडियो सर्विलांस के तौर पर जाना जाता है। क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या है? क्लोज्ड सर्किट का मतलब है कि इसका ब्रॉडकास्ट या प्रसारण आमतौर पर सीमित या लिमिटेड नंबर ऑफ मॉनिटर्स पर ही किया जाता है। इसके उलट रेगुलर टीवी को बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रसारित किया जाता है। सीसीटीवी नेटवर्क का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और यातायात उल्लंघनों को रिकॉर्ड इत्यादि करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल कई तरह की गतिविधियों के लिए किया जाता है।
आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWLF की एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट सतीश कुमार को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इन दोनों का कार्यकाल 4 साल का होगा। मीराबाई भारत की सबसे सफल वेटलिफ्टर हैं। 2017 में उन्होंने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 22 साल बाद भारत के लिए गोल्ड जीता था। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं सतीश ने 2014 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की ये नियुक्ति भारतीय वेटलिफ्टिंग को नई दिशा देने का काम करेगी और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन यानी IDF ने हाल ही में टाइप 5 डायबिटीज को एक अलग बीमारी के रूप में मान्यता दी है। यह बीमारी मुख्य रूप से कुपोषित किशोरों और युवाओं को प्रभावित करती है, खासकर एशिया और अफ्रीका में। दुनिया भर में इसके 20 से 25 मिलियन मरीज हो सकते हैं। यह टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से अलग है क्योंकि टाइप 5 डायबिटीज में इंसुलिन का रिसाव बहुत कम होता है, जबकि टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनता और टाइप 2 में शरीर इंसुलिन को पहचान नहीं पाता। इस बीमारी का पहली बार 1955 में जिक्र हुआ था। इसके अलावा टाइप 1 के लिए दी जाने वाली इंसुलिन टाइप 5 के लिए नुकसानदेह हो सकती है। IDF ने इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो 2 साल में इलाज और जांच के लिए गाइडलाइन तैयार करेगा और एक ग्लोबल रजिस्ट्री बनाएगा। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर डे घोषित किया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई। लगभग 8.5 मिलियन की आबादी वाला यह शहर अब हर साल इस दिन को बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में मनाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वे भारत के पहले कानून मंत्री थे जो दलितों के अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने न्यूयॉर्क में स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1927 में PhD और 1952 में ऑनररी डिग्री हासिल की। गूगल डीप माइंड ने जॉर्जिया टेक और वाइल्ड डॉल्फिन प्रोजेक्ट WDP के साथ मिलकर एक नया AI मॉडल बनाया है जिसे डॉल्फिन जेम्मा नाम दिया गया है। यह मॉडल डॉल्फिन की आवाजों को समझ सकता है और दोहरा सकता है। यह AI वाइल्ड डॉल्फिन प्रोजेक्ट के लिए डॉल्फिन साउंड डेटा पर ट्रेन किया गया है और यह इंसानी भाषा मॉडल की तरह आवाज का अनुमान लगाता है। डॉल्फिन जेम्मा स्मार्टफोन पर भी चल सकता है। हालांकि पहले से एक चैट सिस्टम के जरिए डॉल्फिन की सिंथेटिक आवाजों से वस्तुओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिससे एक तरह की डॉल्फिन भाषा बन सके। इसे इंसानों और जानवरों के बीच संवाद की दिशा में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एक लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लाइकेन्स मंगल ग्रह जैसे कठिन माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने 2 लाइकेन प्रजातियों डिप्लोसिस्टिस मस्कुरम और सेट्रेरिया अकुलेआटा को मंगल जैसे स्थितियों वाले एक सिमुलेशन चैम्बर में रखा था। नतीजों से पता चला कि ये लाइकेंस अंधेरे और हाई एक्सरे रेडिएशन में भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहे। आपको बता दें कि लाइकेंस सिम्बायोटिक जीव होते हैं जो फंजाई और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया से मिलकर बने होते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, खबरों में रहा दारफुर क्षेत्र कहां स्थित है? सूडान, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में पुलिस, जेल, विधिक सहायता और न्यायपालिका जैसे 4 पैमानों पर राज्यों को परखा जाता है। बड़े और मध्यम राज्यों की कैटेगरी में कर्नाटक पहले स्थान पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है। और आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में आधारित कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपसे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला, BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान दलित मुक्ति के लिए आंदोलन को गति देने में था। उन्होंने 1927 के महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? सही जवाब है सभी 4 कथन सही हैं, यानी विकल्प डी। और दूसरा प्रश्न, हाल ही में गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? इसरो, DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या फिर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट? सही जवाब है विकल्प बी, यानी DRDO। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।